हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बेस्ड है इलेक्ट्रिसिटी पर, जिसमें मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूं, इसलिए कि आप एग्जामिनेशन के पहले, बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले आप अच्छी तरीके से पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन कर सकें। और इसमें मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगा ज़्यादातर जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वेटेज रखते हैं। क्लियर है? उसी पे बात करेंगे और खूब अच्छे से बात करेंगे। ऐसा नहीं वन शॉट है तो हम लोग चीज़ों को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश नहीं, पूरी बात होगी इतनी कि आप अगर इतना वीडियो देख ले रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का 100% क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी आपकी पूरी 6 मार्क्स की आएगी, 6 नंबर की आएगी आपकी एग्जाम में। ठीक है? और 6 नंबर का आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो इन दोनों को मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि ये 6 + 6 12 नंबर का जो फिजिक्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है वो पूरा का पूरा आपका हो। उस 12 में 11.5 हमको नहीं चाहिए, हमें पूरा 12 चाहिए आपका। क्लियर? तो वो मैं तो आपको दिला के रहूंगा, उसकी पूरी गारंटी है, ये जान लीजिए। ठीक है? बस आपको ये ध्यान में रखना है जो भी चीजें आपको बताई जा रही है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट भी जरूर करिए कि आपको कैसी चीजें समझ में आ रही है। कुछ आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको प्लेस कर दीजिएगा। हम एक वीडियो बना करके उस पर आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है? व्हाट इज करंट? कॉन्सेप्ट ऑफ करंट क्या है? कहने का एक बेहतर तरीका है। व्हाट इज करंट को एक बेहतर तरीके से अगर हम कहें तो हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। बताइए आप। क्लियर है ना? तो एग्जामिनेशन में अगर कॉन्सेप्ट ऑफ करंट पूछ रहा है तो एक्चुअल में आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज करंट। तो सबको पता है कि भाई करंट कुछ है नहीं, ये तो यार रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज के फ्लो करने की रेट को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं I = Q/T। याद है सबको? वेरी गुड, एकदम याद होगा। I = Q/T, जहां पे ये I क्या है आपकी? ये है इलेक्ट्रिक करंट, इसी में लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट। ये Q क्या है? ये Q आपका है चार्ज। ये Q क्या है? चार्ज। ये T क्या है? ये T है आपके लिए टाइम। तो करंट इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में टाइम। ओके, अच्छा, ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा? इसका पर्पस है। पर्पस क्या है ये ध्यान देंगे आप। चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम्ब में। किस में मेजर करते हैं? कूलम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। टाइम को जो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे वो किस में रखेंगे? सेकंड। मेरी बात समझो, न्यूमेरिकल में हमको यही सब दिक्कत होती है, इसलिए बेसिक से एकदम ले चल रहा हूं। न्यूमेरिकल भी आपका मजबूत करना है मुझे। तो चार्ज को हम कूलम्ब में रखेंगे, टाइम को सेकंड में रखेंगे। तब अगर चार्ज कूलम्ब और सेकंड में है और टाइम सेकंड में है तो जो हमें करंट मिलेगी वो हमें एम्पियर में मिलेगी। किस में मिलेगी? एम्पियर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। पूरा लिख देते हैं भाई, एम्पियर। क्लियर है? तो ये एम्पियर क्या है? करंट की SI यूनिट। क्या है? करंट की SI यूनिट है। इसको आप याद रखेंगे। यहां से अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 एम्पियर जो होगा, 1 एम्पियर, वो 1 एम्पियर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर कुछ, ये तो 1 कूलम्ब अपॉन में 1 सेकेंड होगा। तो मैं कहूंगा कि जी सर, आपने एकदम बढ़िया बात बताया, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड ही होता है। तो सर इसको आप डिफाइन कर दें कि 1 एम्पियर क्या होती है। अच्छा, ये डिफाइन ऐसा नहीं है कि मैं बड़े शौक से ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, क्यों फर्जी काम किया जाएगा, इतना टाइम कहां है हमारे पास। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट में भी ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर को डिफाइन करें। क्लियर? आप 1 एम्पियर से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? मींस आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस तरीकों से पूछ सकता है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन जब आपसे पूछेगा तो उसको समझने के लिए हमें एक फिगर देखना चाहिए, वो ये है। होगा क्या इसमें? मान लेते हैं Q चार्ज है। Q चार्ज का मतलब क्या? 1 कूलम्ब का चार्ज मानते हैं। ऐसे मानिए 1 कूलम्ब का चार्ज इस कंडक्टर से 1 सेकंड में पास कर रहा है।
कितना? 1 कूलम का चार्ज इस कंडक्टर से 1 सेकंड में पास कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। मेरी बात ध्यान से समझो। अगर मैं इसी बात को इस तरीके से कहूं, इस वाले फॉर्मूले को लेकर के कि भाई आप एक काम करते हैं, जैसे देखो मिला क्या था हमें? मिला था हमें I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सही है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में अगर आपको टाइम कितना लेना हो 1 सेकंड, तो Q अपॉन में 1 हो जाएगा, तो जो हमारा I है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो Q के बराबर हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही क्या है? करंट। तो मेरे भाई अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो कितना होगा? 1 एम्पियर। देख लो 1 एम्पियर अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड कहूंगा। तो अगर 1 सेकंड कर रहा हूं, 1 से किसी चीज को डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। इसका मतलब क्या है? पर सेकंड किसी कंडक्टर के थ्रू अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो हमारी 1 एम्पियर हो जाएगी। इस तरीके से हमने 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया। ठीक है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी कंडक्टर, इट मींस वहां कितनी करंट फ्लो कर रही है? 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। आप इजीली बता देंगे। क्लियर? तो आई होप ये बात आपको एकदम क्लियर होगी करंट के बारे में। तो अगर करंट के बारे में आ रहा है तो इतना तो आपको बताना ही चाहिए। इस तरीके से आप बताएंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक विशेष बात क्या है, खूब ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, फिगर बड़ा बना रहा हूं, उसका कारण होगा कुछ। कारण क्या है कि इसमें आपको कई सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए, ये मैंने फिगर एक बना दिया। इसमें ये बैटरी लगी हुई है, 2 सेल की बैटरी। ये देखिए एक बड़ा एक छोटा, ये एक पेयर हो गया, एक बड़ा एक छोटा, ये 2 पेयर हो गया। तो एक सेल ये है, एक सेल ये है। देखो सेल का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो अगर इस तरीके से 2 सेल लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। यानी ये हमारे लिए क्या हो गई? बैटरी हो गई है। क्लियर है ना? और ये क्या है? एक सिंगल सेल है। इज दैट क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रहेगा तो उसको आप बैटरी का नाम देंगे। तो ये भाई हमारे लिए क्या हो गई? बैटरी हो गई, जिसमें ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल है। चलो देख लेते हैं। अब मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि सर एक चीज बताओ, तो आप कहेंगे कि सर वो चीज ये है कि आप ऐसे जोड़ दिए हैं तो प्लस से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सर, साल भर यही चीज पढ़ा है, और ऐसे इस तरफ से होता हुआ चला आएगा। तो मैं कहूंगा यार एकदम सही बात बता रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम सही है। मैं कहूंगा चलो इसमें थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। ये प्लस है और ये प्लस आकर के इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये भी हमारा क्या होगा? प्लस। ये माइनस टर्मिनल है, ये इधर से आकर के इस एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? माइनस की तरह। पक्का? ये प्लस है, ये माइनस है। ओके। ये जो प्लस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल जोन। क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल जोन। ओके। ये जो माइनस है, इस माइनस को हम लोग बोलते हैं लोअर पोटेंशियल जोन। क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल जोन। देखो गारंटी है, एक एक चीज दिमाग में बैठेगी, खूब ध्यान से देखो बस। लोअर पोटेंशियल जोन। अब करंट आपकी किधर फ्लो कर रही है? प्लस से माइनस। यही तो पढ़े हो ना यार। तो भाई करंट फ्लो कर रही है आपकी प्लस से माइनस, तो आप प्लस से माइनस कर दीजिए। आप कहेंगे सर ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगी इधर, और मैं भी कहूंगा कि यार एकदम बहुत सही बात बताई आपने। और यहां से मैं कहूंगा कि इसको लिख लेते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो किधर होती है? एक तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। या इसी को मैं दूसरे ढंग से कहना चाहूं तो मैं कहूंगा सर कि हायर पोटेंशियल जोन से लोअर पोटेंशियल जोन। क्या? हायर पोटेंशियल जोन से लोअर पोटेंशियल जोन की होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो प्लस को हम हायर पोटेंशियल जोन बोल रहे हैं, माइनस को लोअर पोटेंशियल जोन बोल रहे हैं। तो इसमें मैं ये तो कह ही सकता हूं ना मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि प्लस से माइनस का मतलब क्या है? हायर पोटेंशियल जोन टू लोअर पोटेंशियल। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात दूसरी जो इसमें विशेष बात है वो क्या है, उसको देखो।
प्लस से माइनस की ओर तो करंट फ्लो कर रहा है, माइनस से प्लस की ओर भी कुछ फ्लो करता है और वो होता है फ्री चार्ज। क्या होता है? फ्री चार्ज। यानी फ्री चार्ज किधर फ्लो करेगा? माइनस से प्लस की ओर। किसकी ओर फ्लो करेगा? माइनस से प्लस की ओर, याद रखना। तो करंट को एक तरीके से मैं और बोल सकता हूं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट इसमें जो है वो क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्री चार्ज होगा। यानी ये होगा, करंट की जो डायरेक्शन है वो होगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्री चार्ज। क्लियर है? ये क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्री चार्ज। ये जो करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अच्छा मैं फ्री चार्ज कहूं या इसी फ्री चार्ज की जगह पे मैं कहूं कि सर इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो भी बात वही है। तो फ्री चार्ज कहूं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहूं, एक बात रहेगी। ठीक है? तो करंट की डायरेक्शन अगर आपसे बोलेगी तो आप तीन बातों को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि आपने, चलो ये बहुत अच्छी बात बता दी, एक बात बताओ, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बोलूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, माइनस से प्लस की ओर। और माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल जोन, प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल जोन, यानी लोअर पोटेंशियल जोन से हायर पोटेंशियल जोन की ओर। ठीक है? और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको भी हम तीन तरीके से बता सकते हैं। किसकी तरीके से बता सकते हैं? कि अगर मैं फ्री चार्ज की डायरेक्शन बोल दूं आपसे, यानी डायरेक्शन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्री चार्ज, फ्री चार्ज अगर मैं बात करूं तो वो किधर होगी? वो माइनस से किधर जाएगा? प्लस की ओर। या लोअर पोटेंशियल जोन से किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल जोन की ओर। या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप ये बात आपको सही लगी होगी और सारा कुछ इसमें समझ में आया होगा कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होती है और किस तरीके से हम इसको बताते हैं। बात समझ में आया? चल भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है? टाइम अपने पास बहुत कम है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पूरे चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको आएगी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल पावर के बारे में आपको जानना है। तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी चीज है, अगर ये नहीं आया ना तो रोते रहोगे, इसलिए ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा है बहुत आसान, ये भी बात है बहुत आसान, और यूज बहुत है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो चीजें कठिन नहीं है, चीजें बस कंफ्यूजिंग हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि उसको हम किस किस तरीके से बोलते हैं। तो आज हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि चीजें आपको एकदम समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, खूब ध्यान से समझिए। अगर डेफिनेशन की बात पे, डेफिनेशन पे मैं जाऊं तो कहानी क्या है कि यार कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज ले लेते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड होगा या एक ऐसा डेफिनेट फील्ड होगा जहां तक ये चार्ज अपना इफेक्ट दिखाएगा, ये चार्ज अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है? तो मैं कहा सर दिखाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चार्ज है, चार्ज का अपना ये फील्ड है। और इससे बहुत दूरी पर एक मैंने टेस्ट चार्ज रखा Q0, एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, और मैंने कहा कि एक काम करो, इस Q0 को आप वहां से ला करके यहां पर प्लेस करो, इस पॉइंट A पर, इस पॉइंट A पर आप ले आए। तो आप कहेंगे सर वहां से यहां तक इसको अगर हमें डिस्प्लेस करना है तो वी हैव टू डू सम वर्क, वी हैव टू डू सम वर्क। मीन्स अगर किसी पॉइंट से किसी एक चीज को दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, सपोज मुझे यहां से वहां तक
जाना है, डिस्प्लेस होना है, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा तभी हो सकता है। तो यहां पर हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, बाय दैट वर्क हम इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ला सकते हैं। तो चलो हमने डब्ल्यू वर्क किया इस पे, और इस चार्ज को इस पॉइंट से, ये जो कि बहुत दूर है, इन्फिनिटी मान लेते हैं यार, बहुत दूर है, डिस्टेंस पता नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, हम बोल देते चलो इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी का सेंस समझे, इन्फिनिटी का सेंस यहां पे क्या है कि वो फील्ड के बाहर है, बाहर से लाया जा रहा है। क्लियर है ना, और काफी दूर है। ध्यान से देखो, तो चार्ज को जब इन्फिनिटी से यहां पे लाया जा रहा है तो ये टेस्ट चार्ज कहां पे आ जाएगा, यहां पे। टेस्ट चार्ज मैं क्यों बोला 2 बार, क्योंकि इस पर हम स्टडी कर रहे हैं। मैं आप पे स्टडी करूंगा तो आप हमारे लिए टेस्ट हो गए, टेस्ट चार्ज हो गए। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आया। तो बस ये चार्ज है Q, और टेस्ट चार्ज इसलिए बोलना है क्योंकि हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इस पर स्टडी कर रहे हैं, किस पर कैसा बिहेवियर होगा, क्या चीज होगा। खैर, तो यहां से यहां तक लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कि यार आपने जो ये वर्क किया है यूनिट चार्ज पर, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे, अगर Q को मैं बोलूं 1 कूलम्ब है, एक यूनिट चार्ज लिया हमने, इस यूनिट चार्ज मतलब क्या है, 1 वैल्यू है, यूनिट चार्ज लिया, और V इक्वल टू मैं कहूंगा कि चलो Q की जगह आप 1 रख दो, तो Q की जगह आप 1 रखोगे तो W अपॉन में 1, यानी V इक्वल टू क्या निकल जाएगा, W निकला। अब चलो डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी मोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। क्या, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कौन कर रहा है, W, वर्क डन, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द वर्क डन, किस चीज का वर्क डन, फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से देखो, डेफिनेशन हो गया इसी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। भाई इस Q नॉट को आपने यूनिट चार्ज बोला ना, क्यों यूनिट चार्ज, क्योंकि यहां पे देखो मान रहे हैं कि इस Q नॉट को हम यूनिट चार्ज मान रहे हैं। तो अगर एक यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो जितना वर्क करेंगे हम, वही हमारा उसमें पोटेंशियल के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगा वो वर्क, वही हम बोलेंगे V इक्वल टू W बोल रहे हैं इसीलिए। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क फॉर ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है, चल भाई आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, तो इसी का एक बड़ा भाई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी क्या है भाई, आप एक बात बताइए, आपने बहुत बढ़िया बताया सर, और आपने कहा कि हमने इन्फिनिटी से यहां पे ला दिया, तो जब आप यहां पे ला देंगे तो इसके पास अपना इस A पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, और उसको मैं बोलूंगा VA। इस टेस्ट चार्ज Q पर, ये जो Q नॉट है, ये जब इस A पॉइंट पर आ गया, तो इस A पॉइंट पे पास कुछ पोटेंशियल हुआ, तो मैं कह रहा हूं सर उसको बताइए आप। जब आपने कुछ किया, इसके पास कुछ पोटेंशियल आ गया A पॉइंट पर, तो उसको मैंने बोला VA है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट से चार्ज को मुझे इस पॉइंट पर ले जाना है B पॉइंट पर, इस चार्ज को Q से A से B पर ले जाना है, तो आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छी बात आप तो कर रहे हैं, लेकिन सर ये आपको फिर से वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से वर्क करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं यार, कर देते हैं वर्क। तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भाई किसके किसके बीच में मिल रहा है, A और B के मिल रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, AB के बीच में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B जो होगा वो कितना होगा, वो वही वर्क और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो की क्या होगा, बराबर। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने का तरीका देख लो। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर डिफाइन कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये आपके लिए आसान हो रहा है चीजें। 1 कूलम कर दिए, तो VAB जो है आपका, ये कितना हो जाएगा, W अपॉन में 1। तो VAB जो आपका निकल करके आया वो W के बराबर निकल करके आया। अब इस समय जो, अच्छा एक काम करो, इसको डेल ऐसे लगा दो। डेल लगाने का पर्पस क्या होता है, ये डिफरेंस को शो करता है, तो इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस ही तो मिलेगा, अंतर। देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये भी किसके टर्म में डिफाइन हुआ, वर्क डन।
फिर से ध्यान से देख लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। मेरे भाई याद रखो, ये चार्ज की वैल्यू कितनी है, यूनिट ही तो है। इन्फिनिटी से यहां लाए तो यूनिट बदल थोड़ी नहीं जाएगा, यूनिट ही है। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हम वर्क डन करते हैं, वही वर्क डन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। और ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों ये जो डेफिनेशन मैंने बताई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए इसको स्टार करके आप लिख लेंगे। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे बना रहे हैं हम, याद कर रहे हैं, इसको क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है। अब जब हमने पढ़ लिया, आप किसके किसके बारे में हमें जानकारी मिल गई, सर हमें जानकारी मिली, आप बता दिए कि सर करंट क्या होता है, आपने बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब मैं कहूंगा, अच्छा एक बात बताओ, क्या करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे हाँ सर रिलेशन है, ओम भाई ने बताया था। तो साइमन ओम थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने रिलेशन दिया। क्या दिया? रिलेशन दिया बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। और इसी रिलेशन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखते हैं। और क्यों याद रखते हैं? मुद्दे की बात, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओम्स लॉ किसके नाम से याद रखते हैं? ओम्स लॉ के नाम से। एक सेकंड, ये लो हो गया था, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग के नाम से हम इसको याद रखते हैं। चलो भाई अब जल्दी से ओम्स लॉ का डेफिनेशन बता दो, जल्दी से, जिसको याद है वीडियो पॉज करके तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेगा, इससे कम से कम पता भी चलेगा कि आपको याद है कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसका स्टेटमेंट है, इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी of the conductor, if the physical property of the conductor remains unchanged, then the current, मैं लिख के इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप लिख पाए, the current flowing through the conductor will be directly proportional to the electric potential difference, across it, ठीक है। काफी बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, आपको दिखेगा दूर से। इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ध्यान से समझो, इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्यों बोला? न कंडक्टर की मुझे लेंथ बदलनी है, न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलना है, न कंडक्टर का टेम्परेचर बदलना है, न डेंसिटी बदलनी है, कुछ नहीं बदलना है, कंडक्टर को ऐसे ही रखना है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी हम चेंज न करें तो जो कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। अच्छा सर ये क्या बात आप बोल रहे हैं? तो सर कहेंगे सर पहले मैं इसको जूम करता हूं, और जूम करके थोड़ा सा मैं इसको किनारे करता हूं, जिससे हमारा स्टेटमेंट हमारे पास रहे। एक सेकेंड, ये काम तो हो गया, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ और इसको समझ लेते हैं, कहानी क्या है पूरी। ये मैंने एक कंडक्टर बनाया, ठीक है, और ये कंडक्टर मैं ला करके एक बैटरी से जोड़ दिया। ये माइनस है, ये प्लस है,
मान लेते हैं इसके करंट इसके थ्रू कितनी फ्लो कर रही है, आई, और इस कंडक्टर के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। कितना है, V। अब खूब ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं कि इस कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं कोई चेंज नहीं ला रहा हूं, तो जो इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है, जो ये करंट इसके थ्रू फ्लो कर रही है ना, एक सेकेंड, हाँ, जो इसके थ्रू ये करंट फ्लो कर रही है ना, ये करंट इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो I होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, सीधी सी बात है। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कब, जब कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी अनचेंज्ड हो। क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी अनचेंज्ड हो, उसे न बदला जाए, तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, चलो ध्यान से देखते हैं, इस चीज को समझो, समझ के याद करोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ये बना दिया हमने, और ये, इस चीज को समझ लो, यहीं से वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ भी हम देखेंगे। तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट आपका फ्लो कर रहा है I। इस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोल रहे हैं सर इसके कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ये हुआ। इसके आगे हमें क्या करना चाहिए सर, तो इसके आगे का स्टेप जो होता है वो क्या होता है, सबको याद है, I इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू आता है, उसके साथ एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो 1/r आता है, और ये आया V। ठीक है, इस R का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां कर देंगे तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा V, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, V को लेफ्ट में लिख लें और IR को राइट साइड लिख लें, तो V इज इक्वल टू IR, जैसा आपकी किताबों में लिखा होता है, ये उस मॉडल में आ गया। क्लियर है, बात समझ में आया ना, तो V इज इक्वल टू IR आ गया। अब V इज इक्वल टू IR तो चलो आ गया, ठीक है, ले लेते हैं V इज इक्वल टू IR, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या ही नहीं है इसके साथ, बहुत अच्छा है, V इज इक्वल टू IR हमको मिल गया। चलो अब इस V इज इक्वल टू IR में ये R है क्या, जरूरी बात, तो ये R है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इस R को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पे जो ये R है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब खूब ध्यान से देखो, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज कर रहा हूं तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में कौन आ रहा है, R आ रहा है। इसका मतलब ये R भी मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी तो कांस्टेंट है मेरे भाई। इसका मतलब क्या है कि ओम्स लॉ सीधे सीधे बता रहा है कि अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस में कांस्टेंट रखूं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस में कांस्टेंट रखूं तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। इसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने की बात को दूसरे ढंग में बोला जाता है कि इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, जो कि मैंने अभी लिखा था। बात समझ में आया कि नहीं, ये दोनों बातें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अच्छा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है। तो मेरे भाई ध्यान से समझो, क्या रेजिस्टेंस और फिजिकल प्रॉपर्टी कनेक्टेड नहीं है भाई, दोनों सेम बिहेव कर रहे हैं तभी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज कर रहे हैं, मतलब कंडक्टर का ना तो लेंथ बदल रहे हैं, ना एरिया क्रॉस सेक्शन बदल रहे हैं, ना इसकी डेंसिटी बदल रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ना इसका टेम्परेचर बदल रहे हैं, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज की चेंज नहीं कर रहे हैं।
तो अगर मैं किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब है कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, या इसी को कहने का तरीका है अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर? तो जब मैं रेजिस्टेंस जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीज मैं वहां पे रिलेट करूंगा। बात समझ में आया? इसको मैंने यहीं पे आपको बता दिया। इसके साथ साथ एक चीज ओम्स लॉ में आती है, वो ये है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या होता है उसको जल्दी से आप बता दो। तो एक छोटा सा ग्राफ इसके लिए बनता है, वो आप देख लें। ठीक है? और खूब ध्यान से देखो, इसमें बहुत ही आसान सी बात है। इसमें बस एक आपको सर्किट बनानी होती है। सर्किट क्या है? खूब ध्यान से देखें। ए इस तरीके से ऐसे, ये इसको ला करके आप बैटरी से इसे कनेक्ट कर देंगे। ये प्लस, ये माइनस, और यहां पे आप एक लगा दीजिएगा स्विच। देखो यहां पे क्या लगा देंगे? स्विच। और यहां से इसको ऐसे ले जाएंगे, इसको इस तरीके से यहां से लाएंगे आपको, और इसको ये ऐसे पॉइंटर दिखा दीजिएगा। इसको यहां से घुमा के ऐसे लाएंगे, और ये ऐसे 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 कर दीजिएगा। इसके एक क्रॉस आप एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिएगा, और यहां पे आप लगा दीजिएगा एमीटर ए। एमीटर क्या है? एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस सर्किट में कंडक्टर के थ्रू या वायर के थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, उसकी अमाउंट हमें कौन बताता है? एमीटर। ठीक है? और एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग आगे बात करेंगे खैर इसके बारे में, लेकिन खैर यहां पे देखिए इसमें कौन कौन क्या है, जल्दी से दिख दीजिए। ये हमारी बैटरी है, ये हमारी की है, ये हमारा एम्पियर मीटर है, ये हमारा रोहिस्टेट है। रोहिस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है। ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, और ये V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सब कुछ क्लियर है? तो ये सर्किट आपको बनानी होती है ओम्स लॉ में। और इसके बगल में आप ऐसे लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और इन दोनों के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है? ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये V इज इक्वल टू आई आर को शो करेगा। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको बतानी रहेंगी, तब आप कहेंगे कि हमने ओम्स लॉ के बारे में बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अब